जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ऊर्जा किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी होता है, यहाँ तक कि व्यक्ति के लिए भी ऊर्जा बहुत जरूरी है। हम अगर बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं, हमारा जीवन सुव्यवस्थित और सुसंगठित हो, तो हमारे लिए ऊर्जा का महत्व बढ़ जाता है। विभिन्न सभ्यताओं में देखने को मिला है और सभ्यताओं के इतिहास को भी जब हम खंगालते हैं तो प्रत्येक समय में ऊर्जा की महत्ता बनी रही है। जिस प्रकार आज से 50 साल पहले हम दूसरे प्रकार के ऊर्जा पर डिपेंड करते थे, वह परिस्थिति अब बदल गई है। हम ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की तरफ बढ़ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के स्रोतों से ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। उस गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में खास करके जो सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उसका अधिक से अधिक विदोहन करने की बात लगातार हो रही है। तकनीक धीरे धीरे विस्तृत हो रही है और तकनीक पर हम ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हो रहे हैं, वो विषय ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में सौर ऊर्जा पर आज चर्चा करेंगे। आज के चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे देवनाथ बेरा जी। देवनाथ बेरा जी जो गैर पारंपरिक में जो सोलर पावर है, उसके आप एक्सपर्ट हैं। देवनाथ जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। देवनाथ जी, जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा में ये कैसे काम करता है और ये क्यों हमारे लिए और हमारे रिसेंट एरा में ये क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? जी बिल्कुल। सौर ऊर्जा है जो ऊर्जा सूर्य से निकलती है। जी। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो उसके रेडिएशन के माध्यम से निकलती है। सूरज में दो कंपोनेंट होते हैं, एक है ताप और दूसरा है रोशनी। जी। तो सौर ऊर्जा से जो बिजली बनती है उसके लिए हमें सिर्फ रोशनी की ज़रूरत होती है। उसके ज़्यादा तापमान से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तापमान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ठीक है, बट रोशनी होनी चाहिए। ये जो सौर ऊर्जा की रोशनी से जो हम विद्युत में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, वो बेसिकली नोबेल प्राइज़ विनर आइंस्टाइन जी की एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ये निर्धारित है। जी। वो क्या है कि सिलिकॉन के सेल्स पे, जो छोटी छोटी सेल्स होती है, सिलिकॉन के सेल्स पे जब सूरज की रोशनी प्रकाशित होती है, इंसिडेंट होती है, गिरती है, तो उसमें क्या होता है, तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन जंप करती है। इलेक्ट्रॉन जंप करने से वो एक ऊर्जा बनती है और एक करंट का स्रोत बनती है और वोल्टेज पैदा होती है। तो ये छोटे छोटे जो ऊर्जा बनती है उसको बहुत सारे सेल्स के माध्यम से हमको उसको जोड़ते हैं, तो उसको एक सेल बोलते हैं। बहुत सारे सेल्स को जोड़ के हम एक छोटा सा पैनल बनाते हैं। एक पैनल में करीब करीब आज की तारीख में 600 वाट तक की ऊर्जा निकल सकती है। तो जब सूर्य की रोशनी उस पर विद्यमान होती है या उस पर पड़ती है तो उससे ये ऊर्जा परिवर्तित होती है। आप कहेंगे कि क्या रात को पैदा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं पैदा होगी, क्योंकि इसके लिए रोशनी चाहिए। लेकिन तो क्या बादल में पैदा होगी? हाँ, पैदा हो सकती है, क्योंकि बादल में कम रोशनी होती है, लेकिन रोशनी होने के मात्रे ही वो पैदा कर सकती है। अच्छा बेरा जी, एक चीज़ है, ये ऊर्जा रोशनी से पैदा हो रही है कि ताप से पैदा हो रही है? सर, ये ऊर्जा बेसिकली रोशनी से पैदा हो रही है। अच्छा। हाँ, रोशनी जब सिलिकॉन के ऊपर गिरती है तो उससे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, तो फोटोन जंप करती है, इलेक्ट्रॉन जंप करती है, उसके चलते ये बिजली पैदा करती है। अच्छा, तो जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं, सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की बात, हमारे देश में और ख़ास करके हमारे झारखंड में इसकी कितनी संभावना है? सर, हमारे देश में झारखंड की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि झारखंड में 365 दिन में 300 दिन से अधिक सूर्य का जो रोशनी रहती है बहुत अच्छी रहती है। सिर्फ मानसून के 2 महीनों में थोड़ी सी परिवर्तन होती है, तब रोशनी कम होती है, लेकिन ऊर्जा फिर भी बनती है। हमारे देश में जो झारखंड राज्य है, जी जी, झारखंड राज्य का जो टेम्परेचर है बहुत मॉडरेट क्लाइमेट है। इसके चलते क्या है कि यहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत सर्द होती है। तो ये सौर ऊर्जा के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सोचिए अगर यही ऊर्जा अगर राजस्थान में बनती है, वहाँ रोशनी बहुत देर तक रहती है, लेकिन वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा तापमान होता है तो सोलर पैनल्स में जब ऊर्जा निकलती है हाई हीट के चलते उसमें लॉसेस भी आती है, तो इसलिए उसकी ऊर्जा कम हो जाती है।
मतलब हमारा जो ये झारखंड प्रदेश है जी, वो खास करके इस ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए यानी बढ़िया प्रदेश, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही फीजिबल है इससे हमारी ऊर्जा को पैदा करने की। और जो हम इसमें पैसा खर्च करते हैं तो उसकी रिटर्न भी हमें जल्दी आ सकती है क्योंकि इसमें लॉसेस कम है। अच्छा, ये हम तो हर चीज़ों को, हमारे दर्शक तो आम दर्शक होते हैं, आम आदमी, तो हमारे जो दर्शक हैं वो स्वाभाविक रूप से उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि सौर ऊर्जा का लाभ हम कैसे प्राप्त करें, एक सामान्य व्यक्ति इस ऊर्जा का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी को मन में आता भी है। सबसे पहले सरकार के माध्यम से काफ़ी कुछ प्रोग्राम और योजना बनाई गई है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 13 के बाद से 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा का लगाने का प्रावधान किया है। इसके चलते करीब 78,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। फिलहाल हमारे राज्य में अभी तक ये लागू हुई नहीं है, थोड़े ही दिनों में लागू हो जाएगी। हमने ऑफिशियल से बात की है, ये शीघ्र इसका काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगी। तो इस योजना के तहत के पहले भारत सरकार की और राज्य की अपनी प्रोग्राम्स रहे हैं जिसके तहत MNRE के तहत 30% की सब्सिडी दी जाती थी। जो राज्य के जो उपभोक्ता है वो अपने विद्युत निगम या डिस्कॉम के माध्यम से अपना एप्लीकेशन उनके वेबसाइट में दाखिल कर सकते हैं। उस वेबसाइट में जो वेंडर्स है उनके नाम नामांकित किए गए हैं, उन वेंडरों में से किसी को भी एक को चुन के वो अपना सौर ऊर्जा का जो सिस्टम है अपने छतों में लगा सकती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रणाली बनाई गई है एंड बहुत ही कार्यरत है। मतलब ये एक बार आपने एप्लीकेशन डाल दी तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी और आगे इसकी गतिविधि बढ़ती रहेगी। तो क्या मतलब ये इसका 2 पार्ट हो गया ना, जैसे हमारा जो प्रदेश सरकार जो सब्सिडी दे रही है अभी जो चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो वो योजना आने वाली है, तो अभी जो वर्तमान योजना है उसमें लाभुक को कैसा कैसा लाभ होता है और वो किस प्रकार से इस योजनाओं को अपने लिए इसका उपयोग कर सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले एक थोड़ी सी संशोधन करना चाहूँगा इसमें। जो राशि, जो सब्सिडी की राशि है वो केंद्रीय सरकार से ही होती है। अच्छा जी। पर चूंकि केंद्रीय सरकार राज्य के माध्यम से इसको काम कराती है, क्रियान्वित करती है, तो राज्य की जो डिस्कॉम्स है जैसे झारखंड में हो गए झारखंड विद्युत निगम लिमिटेड, फिर जस्को के टाटा में जो जस्को हो गए, फिर टाटा स्टील लिमिटेड का अपना पावर सप्लाई है, इनके माध्यम से इसको डिसबर्स करती है। तो इन क्षेत्रों में जो उपभोक्ता है वो अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं और जब ये एप्लीकेशन हो जाता है तो या तो अगर उन्होंने कोई अपना वेंडर नहीं चुना है तो जो टीम होती है, डिस्कॉम की जो टीम है, वो किसी भी वेंडर को नियुक्त करके बोलेंगे कि आप इनसे संपर्क कीजिए और इस क्लाइंट से बात कीजिए। सो जब क्लाइंट जो होता है, जो उपभोक्ता होते हैं, उनको बेसिकली जो सब्सिडी की राशि है, जो पहले जो सब्सिडी आया करती थी उसको निकालने में बहुत मुश्किल होती थी, बहुत परेशानी होती थी। अभी क्या है कि केंद्र सरकार ने, सोचिए 1 किलोवाट में करीब 18,000 की सब्सिडी होती है। 1 किलोवाट का जो झारखंड का जो टेंडर का जो प्राइस निकला है 1 किलोवाट बनाने में आपको करीब 52 से 55 हज़ार की एक राशि होती है। उसके ऊपर अलावा GST लगता है 13.8% की। तो जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, वो 18,000 की राशि को माइनस करके बाकी जितनी राशि है वो वेंडर को दे देते हैं। तो वेंडर, अच्छा, ये स्वतंत्रता दी गई है। हाँ, ये स्वतंत्रता है अभी, बहुत अच्छा। हाँ, चल रही है। पिछले 1.5 साल से काफी इसका लोगों ने लाभ उठाया। अब ये नहीं है कि सारा पैसा जमा कर दिए फिर आपके अकाउंट में जाएगा। हाँ, नहीं, ये नहीं है। अब उतना आप काट करके उनको दे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या है कि वेंडर अपना वो जो भी है उसको लगाते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद विद्युत निगम के की ओर से इंजीनियर्स आते हैं, उसकी चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर कमीशनिंग से पहले से एक और चेक होती है। इसके माध्यम से आपकी पूरी सौर ऊर्जा की जो प्लांट है वो लग जाती है। अच्छा, आप तो इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। एक छोटा सा परिवार है, मान लीजिए 4 आदमी या 5 आदमी का परिवार है, तो उनको कितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और उनको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा इस काम के लिए? बिल्कुल, सोचिए कि 3 से 4 पर्सन के एक दाम्पत्य है, तो उसमें आपके करीब 2 किलोवाट तक की ऊर्जा में उनकी कंप्लीशन हो जाती है, अगर उनके घर में AC ना हो।
अगर सिर्फ 4 पंखे चलते हो, 5-6 लाइट चलती है, एक सम पंप चलता है, टीवी चलती है, फ्रिज है, तो इसके लिए 2 किलोवाट काफ़ी है। और 2 किलोवाट में आपको करीब करीब 1,10,000 की राशि की खपत होती है और उसमें जीएसटी लगती है। तो 1,10,000 में आपको 36,000 सरकार से सब्सिडी मिलती है। तो वो 36,000 काट के 1,10,000 से 36,000 काट के आप अपनी राशि वेंडर को दे सकते हैं। वेंडर को दे हाँ, सकते हैं। वेंडर को दे सकते हैं। तो वेंडर उस हिसाब से अपना कार्य को चालू करता है और उसको इम्प्लीमेंट करके डिप्लॉय कर देता है। अच्छा, इसमें एक सिस्टम के बारे में और जानकारी जैसा कि पढ़ने, देखने, जानने से मिलता है जी, कि अगर आप ऊर्जा ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, हाँ, तो सरकार या कोई ऐसी एजेंसी है जो उस ऊर्जा को खरीद भी लेती है। हाँ बिल्कुल। तो वो कोई ऐसा कि है 0% या 0 आपका वो बिल हो जाता है, ऐसा भी कोई सिस्टम है? ऐसा भी। ये क्या सिस्टम है? तो ये सिस्टम है, जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ वो हमने बड़ी सरलता से छोटे रूप से बताया था। जब ये एक्चुअली लागू होता है, जब वो सौर ऊर्जा की प्लांट आपके छत के ऊपर लगता है, तो आपका फिलहाल जो बिजली की जो अब खपत होती है, वो जो विद्युत निगम है, डिस्कॉम है, वो आपके मीटर के रीडिंग के जरिए से लेती है। तो फिलहाल जो आपकी जो विद्युत ऊर्जा की जो मीटर लगी है वो एक दिशा वाली मीटर है, मतलब वो सिर्फ आयात करती है। आप अपने घर में बिजली आयात करते हैं, तो आयात के रूप में आप अपने बिजली का बिल देते हैं। लेकिन जब आप सौर ऊर्जा का प्लांट लगाते हैं, तो अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर लगाओ, तो स्मार्ट मीटर को नेट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जहां स्मार्ट मीटर नहीं लगाओ, वहां अलग से एक नेट मीटर लगाना पड़ता है, जो ये वेंडर ही सब कुछ आपके लिए कर देंगे। उपभोक्ता को इसके बारे में कुछ उसका भी अलग से पैसा लेंगे ना? हाँ, उसका अलग से पैसा होता है, बहुत सामान्य राशि होती है उसकी। लेकिन होती है, डिपेंड करता है किसका सिंगल फेज है, किसका 3 फेज है। तो वो जब ऊर्जा का मीटर लग जाता है, तो ऊर्जा मीटर द्विदिशा मीटर होती है, मतलब वो आयात भी करता है, निर्यात भी करता है। यानी जो आएगा उसका भी वो मेजरमेंट रिकॉर्ड रखेगा, हाँ, और जो जाएगा उसका भी रिकॉर्ड रखेगा। अब दोनों की जो डिफरेंस है, डिफरेंस में आप बिल देंगे। अगर आपके वेंडर और आपकी छत में इनफ जगह है, जैसे कि 1 किलोवाट प्लांट लगाने के लिए आपको 100 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। सोचिए आपकी ऊर्जा जो है वो आपने 2 किलोवाट का प्लांट लगाया, तो 2 किलोवाट के प्लांट में दिन में करीब आपका 8 यूनिट एवरेज, साल में रोज का 8 यूनिट ऊर्जा पैदा होती है। तो महीने में आपको 240 यूनिट की ऊर्जा पैदा होगी, एज्यूमिंग कि 30 दिन का महीना है। तो 240 किलोवाट आवर जो यूनिट्स होती है, उस ऊर्जा की अगर आपकी खपत हो रही थी, तो सोचिए कि आपका बिल 0 हो गया। लेकिन इसमें एक ध्यान देना पड़ेगा कि बिजली घर जब आपके घर पे बिजली की प्रावधान करती है, तो उनका एक मिनिमम चार्जेस भी होता है, फिक्स चार्जेस होती है, वो चार्ज आपको देनी पड़ती है, वो माइनस नहीं होती है। तो बहुत सामान्य होती है, कहीं कहीं 50 रुपए से 75 रुपए से 100-150, डिपेंड करता है कितने बड़े मतलब ये जो सिस्टम पूरा काम करेगा जी, और उस सिस्टम में जो भी खर्च आएंगे वो उपभोक्ता को देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा। तो ऐसा अगर उसको प्रावधान करके बनाया गया कि उसकी अगर 240 यूनिट की उसकी खपत होती थी और 240 यूनिट पैदा हो रही है, तो उसको ऊर्जा के रूप में उसे पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो मीटर से वो माइनस सिस्टम का वो पैसा है, सिस्टम ये जो वहाँ काम करने वाले हैं या उस व्यवस्था में जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, बिल्कुल, तो उसमें जो एनर्जी या वो पैसे खर्च होते हैं, उसका वो पैसा। आपका एक और इसका सब प्रश्न था, मैंने कहा दूसरी प्रश्न था इसमें कि अगर ऊर्जा जो एक्सेस है वो बिजली घर में चली जाती है, ग्रिड में चली जाती है, तो उसका क्या पैसा मिलता है? हाँ, इसका भी प्रावधान है। सोचिए आप बिजली खरीदते एक नॉर्मल रेसिडेंशियल हाउस में रांची शहर में, सोचिए 6 रुपया का यूनिट है, तो आप जब उसको पैदा करते हैं तो आपकी 6 रुपया पर यूनिट के हिसाब से माफ़ हो जाती है, मतलब रिड्यूस हो जाती है। लेकिन सोचिए आपकी 240 यूनिट बन रही थी 2 किलोवाट में, किसी कारण आप 10 दिन छुट्टी में गए और 10 दिन आपने बिजली उपभोग खपत नहीं किया, तो 10 दिन की सोचिए कि आपका 24 यूनिट, अगर 30 यूनिट आपकी ग्रिड में चली गई और वो महीने के आखिरी में रह गया, तो 30 यूनिट आप अगर चाहें तो सरकार से इसका पैसा ले सकते हैं। तो उसका जो प्रावधान है वो आज की तारीख में 3 रुपये 80 पैसे के हिसाब से 1 यूनिट की बिजली मिलेगी। आप पूछ सकते हैं कि कम क्यों है? क्योंकि सरकार या बिजली घर आपको सारा कुछ प्रावधान आपके घर तक लाके दे दिए, तो उनका भी एक कुछ खर्चा होता है। चूंकि आपने उनको बिजली दे दी, तो उसके बदले में आप उसको 3 रुपये 80 पैसे के हिसाब से आपको पर यूनिट की बिजली की खपत देती है। अच्छा, ये जो सारा का सारा सिस्टम काम कर रहा है
और सारी की सारी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। ये कुछ रांची में ऐसे कुछ जगह हैं जहां ये काम हो रहा है? हाँ हाँ, रांची में बहुत जगह है। इनफैक्ट रांची मतलब झारखंड में सबसे पहला नेट मीट, इसको बोलते हैं नेट मीटरिंग। जी जी, सबसे पहला नेट मीटरिंग रेसिडेंशियल रूफटॉप में हमारी कंपनी ने हमने लगवाए थे सबसे पहले। जो उपभोक्ता है वो 2017-15 अगस्त को इसको लगाई थी। सो पिछले 15 अगस्त से आज तक की तारीख में उनकी कोई बिल नहीं आई है, क्योंकि उनकी जो खपत है वो खुद पैदा करते हैं और उन्होंने वैसे राशि मांगी नहीं है कभी, क्योंकि बहुत कम है। तो इस बिल्कुल है, ऐसे कई घर हैं। कम से कम हमारी अनुमान के हिसाब से हमारी कंपनी कम से कम 20-30 घर तो रांची में ही लगा चुकी है और रांची के बाहर भी काफ़ी शहरों में, मैं रांची शहर की बात कर रहा हूँ। और भी हमारे जैसे कई अन्य वेंडर्स भी है जो यहाँ काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। उन्होंने भी बहुत घरों में ये सौर ऊर्जा की बिजली का पावर प्लांट इसको लगवाया। अच्छा बेरा साहब, ये तो व्यक्तिगत हुआ जी, लेकिन हमारा जो ग्रामीण परिवेश है उसमें कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र है जी। उसके साथ ही साथ जो हैंडीक्राफ्ट करते हैं, मतलब कुछ हाथ से बनाते हैं जी, उसका भी एक बहुत बड़ा स्पेस है जी। तो ऐसे जो कारीगर हैं, किसान हैं, इनके लिए भी कोई योजना सरकार की है? हाँ। कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल, इस तरह की योजना जेरेडा के माध्यम से जो स्टेट नोडल एजेंसी होती है जो केंद्र सरकार इसको नियंत्रित करती है, ये राज्य का जितने भी सोलर होते हैं इसको एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में परिवर्तित करते हैं। तो इनके माध्यम से REC के काफ़ी स्कीम्स है जो गांव-गांव में 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 50 किलोवाट के ऐसे बिजली घर बनाते हैं। इससे जो बिजली पैदा होती है सौर ऊर्जा से, जहाँ तक बिजली मतलब विद्युत निगम की बिजली पहुंची नहीं है, या विद्युत निगम की अगर पहुंची भी, अगर उसमें करंट नहीं रहता, बिजली नहीं रहती है, तो इसके माध्यम से बिजली पैदा होती है और हर एक घरों से इसको बिजली सप्लाई की जाती है। तो इसके माध्यम से जो वेंडर है, जेरेडा के माध्यम से वेंडर होते हैं, वो ट्रांसमिशन लाइन भी लगाते हैं घर घर तक, अपनी उनकी मीटर का भी बंदोबस्त करते हैं कि हर एक महीने में इनको इतना बिल देना पड़ेगा। और जब बिजली नहीं होती है, रात का समय होता है, तो सौर ऊर्जा से जो ऊर्जा जो बचा के बैटरी में स्टोर की जाती है, उसके माध्यम से ये बिजली दोबारा इन्वर्टर और कन्वर्टर के माध्यम से इसको बिजली बना के घरों तक पहुंचाती है। मेरा साहब, आपने बहुत बढ़िया बात बताई और उसको थोड़ा सा और हम विस्तार देना चाहेंगे। बिल्कुल, कि क्योंकि बिजली को अभी तक स्टोर करने का कोई ऐसा बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, वो हम बैटरी में ही स्टोर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ जैसे हमने 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का ये पैनल लगा लिया, तो इसके साथ ही साथ हमको बिजली को सिस्टमेटिक या व्यवस्थित करने के लिए या स्टोर करने के लिए सिस्टम डेवलप तो करना ही पड़ता होगा। उसका क्या कॉस्ट आता है? हाँ, इसका कॉस्ट करीब करीब डबल हो जाता है। सोचिए कि 1 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में 55,000 लगते हैं, और अगर उसी को अगर बैटरी के रूप में अगर हमको बिजली चाहिए, जिसकी जब भी हम बैटरी लगाएंगे तो स्टोर करना है, तो स्टोर करने की जो व्यवस्था करेंगे, तो देखिए एक बात है, जब ग्रिड कनेक्टेड होता है तो 24 घंटे बिजली है जी। दिन को सूरज से पैदा हुआ और जो एक्स्ट्रा हुआ ग्रिड में भेज दिया, रात को जब सूरज नहीं है तो ग्रिड से वापस खींच लिया। लेकिन जब बिजली नहीं है, रात में बिजली कट गई, हाँ, तो उसका सरकारी बिजली कट गई, तो उसका एक और पैरामीटर होता है जिसको मान के हम इसकी डिजाइन करते हैं। तो कि सोचिए बिजली नहीं है, ये रात में अगर बिजली नहीं है, हम पूछेंगे आपसे आपको कितने घंटे का बैकअप चाहिए। सोचिए आपका 2 किलोवाट का लोड है, तो आप बोलेंगे 2 किलोवाट का लोड को मेरे को 4 घंटे का बैकअप चाहिए। तो इस तरह की अगर सिस्टम वो चाहते हैं 4 घंटे की बैकअप वाले, तो उसकी कॉस्ट करीब करीब 100 से 120 रुपया पर वाट, मतलब 1 लाख से 1,20,000 रुपए का पर किलोवाट के दर के हिसाब से उसको कॉस्टिंग पड़ती है। क्योंकि बैटरी जो कंपोनेंट है, ऐड करके, हाँ दोनों अलग अलग दोनों ऐड करके तो करीब करीब 1 लाख से 1,20,000 तक की आपकी प्राइसिंग आ जाती है। इसके ऊपर GST भी है। तो ये इसलिए होती है क्योंकि बैटरी एक एक्सपेंसिव कंपोनेंट है और बैटरी की एक शेल्फ लाइफ भी होती है। आप बैटरी को यूज करें या ना करें, वो खपत धीरे धीरे उसका पावर खत्म होता जाता है। लेकिन अभी काफी सुनिश्चित मॉडल के हिसाब से ये बैटरी आपको 5 साल की वारंटी भी देती है, काफी किया टेक्नोलॉजी उसका, और ये आपकी अच्छी लोड देती है फुल लोड में भी, चाहे वो 2 किलोवाट हो, चाहे 100 किलोवाट हो, चाहे 200 किलोवाट हो। अच्छा, जरा हम जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो रूफ वो जो पैनल सिस्टम का पैनल वो शुरू किया PM सूर्य घर योजना, हाँ सूर्य घर योजना,
वो योजना क्या है और वो किस प्रकार से काम करने वाला है? देखिए, ये बहुत ही सुंदर योजना है। सब्सिडी है क्या? हाँ, उसमें भी बिल्कुल सब्सिडी। इनफैक्ट इसकी सब्सिडी पिछले जितने भी सब्सिडी आए हुए केंद्र सरकार से उससे काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। जैसे अगर पहले 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना तो उसमें 54,000 की सब्सिडी आती थी। अभी की जो सब्सिडी है करीब 78,000 की है, 78,000 की सब्सिडी है। तो बहुत अच्छी योजना है ये जी। इस योजना के माध्यम से 1 करोड़ घरों में ये लगना है। तो अब 1 करोड़ घरों में लगना है तो नेचुरली जहाँ जिस घरों में लगे नहीं है, जिनकी आय कम है, उस हिसाब से उसको चूज़ किया जाएगा। तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि घर घर में बिजली हो। इसके तहत आपको 300 यूनिट की बिजली फ्री मिलेगी। फ्री कहने का मतलब ये नहीं कि सरकार बिजली बोर्ड से आपको बिजली दे दी और 300 यूनिट दे, नहीं, आपको ये सोलर ऊर्जा का पूरा प्लांट लगाकर सब्सिडी दिलाकर जो आपकी बिजली पैदा होगी उससे आपको 300 यूनिट बनेगी। तो वो आपकी अपनी बनी, क्योंकि उसमें आपका लागत नहीं लगा, सब्सिडी आपको मिली, तो उसके तहत आपके लिए बिजली फ्री हो गई। लेकिन ये विद्युत निगम से आपको डायरेक्ट फ्री बिजली नहीं मिल रही है, ये सोलार का प्लांट लगाने के बाद आपको बिजली फ्री मिल रही है। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा जो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जरूर पेश करना चाहेंगे, बताना चाहिए, वो ये है कि जिस घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो घर इसको लाभ उठा सकता है। उन लोग लाभवान होंगे, लाभान्वित वो हो सकते हैं। हाँ, वही हो सकते। लेकिन जहां बिजली नहीं है वहां इसको यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बिजली का कनेक्शन चाहिए ताकि वो नेट मीटर लग सके। तो दरख्वास्त ये होगी कि अगर छोटे से छोटे अगर ड्वेलिंग यूनिट्स है, 1 किलोवाट तक का अगर प्रावधान दिया जाए कि ये हाइब्रिड सिस्टम या ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरी के माध्यम से उन उपभोक्ताओं को बिजली दिया जाए, तो इससे ग्राम अंचलों में और जो दूर देहातों में जो नागरिक है वो बड़े खुश होंगे और बड़े प्रोडक्टिव रहेंगे अपने कार्य प्रणाली में। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो अभी सभी घर घर में होता है, बिल्कुल हो रही है। अगर बिजली नहीं है तो रात को बच्चे नहीं पढ़ पाते या माएँ अपनी रसोइयाँ में खाना नहीं बना पाती है। तो थोड़ा भी अगर रोशनी होगा तो इससे लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा। तो ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के माध्यम से, पीएम सूर्य घर के माध्यम से, जिन छोटे देहातों में, दूर देहात में जहां बिजली नहीं पहुंची है, उनको कम से कम हाइब्रिड मॉडल में बैटरी के माध्यम से 1 किलोवाट तक की बिजली दिया जाए। अच्छा, ये जो योजना है, तो ये योजना मतलब कैसे प्राप्त करेगा कोई आम व्यक्ति, किस प्रकार से इसका लाभ उठा पाएगा? फिलहाल अगर आप कोई भी उपभोक्ता जिनके घर में बिजली है, किसी भी राज्य में हो, वो अगर वेबसाइट में जाए, उसको pmsuryaghar.gov.in साइट में जाएंगे तो उसमें इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उस साइट के माध्यम से उपभोक्ता अपने आप का अपना एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकता है। वो सिलेक्ट कर सकता है किस राज्य से, उनकी डिस्कॉम कौन है, मतलब उनकी विद्युत सप्लाई करने वाले कौन कंपनी है। जैसे झारखंड में झारखंड विद्युत निगम हो गई, टाटा स्टील हो गई, जस्को हो गई, वैसे दूसरे राज्यों में अलग हो गई, तमिलनाडु में टैंजेटको हो गई। इस तरह के हर एक राज्य में अपनी अपनी डिस्कॉम, हाँ, तो वो अपनी एजेंसी चूज करेंगी। एजेंसी चूज करने के बाद जो कस्टमर है वो अपना उपभोक्ता का नंबर, कंज्यूमर नंबर दे देंगे, एड्रेस दे देंगे, उसको कितने किलोवाट की चाहिए। तो ये बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर 3 किलोवाट तक की 78,000 की राशि उनको मिल जाएगी। उसके बाद उस साइट से ही उसी जो डिस्कॉम की वेबसाइट के हिसाब से वहाँ के जो नियुक्त वेंडर है, अब कोई एरे गेरे तो आके नहीं लगा देंगे, नहीं, उसका तो हाँ, पैनल होगा उसका। बिल्कुल। तो उस एनलिस्टेड जो एम्पैनल जो मेंबर्स है उनको सिलेक्ट करेंगे। ये उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे कौन सा वेंडर को सिलेक्ट करता है। सोचिए उन्होंने 5 नाम को देखा, उनके नंबर से सब कुछ है, तो उपभोक्ता अगर स्मार्ट उपभोक्ता है वो देख लेगा, उनको फ़ोन करेगा, भाई हम लगाना चाहते हैं, आप लगा देंगे। तो जांच पड़ताल कर लेगा, जिनके साथ उनकी बात अच्छी लगी उनको नियुक्त कर लेंगे। फिर वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उपभोक्ता वेंडर के पास चली जाती है और विद्युत निगम की जो डिस्कॉम है उसके पास चली जाती है। दोनों में तालमेल करके इसके एक सर्वे करते हैं, इनके घर का सर्वे करते हैं, छत का सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद निर्धारित चीज़ में जो जो चाहिए सब इनको बताते हैं, ज्ञान देते हैं, क्या क्या होगा, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा, कितनी ज़रूरत होगी, और इसके माध्यम से इनको सर्विस भी देना पड़ता है, कंसल्टेंसी वगैरह सब। हाँ, अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और जो है
वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जैसे सब कुछ लगा लिया, सारी व्यवस्थाएं, लेकिन मन में ये होता है कि कहीं बर्फ़ वो ओले गिरे या किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई या किसी ने पत्थर फेंक दिया, तो उस पर तो वो जो पैनल है वो हार्म होता है। नहीं, उसके लिए कोई व्यवस्था बहुत अच्छा प्रश्न है। हार्म होता नहीं है, ताकि हार्म ना हो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। सबसे पहली बात है कि भारत सरकार की इस योजना के माध्यम से MNRE के द्वारा नियुक्त किए ALM प्रोवाइडर्स होते हैं और DCR पैनल प्रोवाइडर्स होते हैं, सिर्फ वही पैनल लगाए जा सकते हैं जो भारत में निर्मित हो। तो इस पैनल का जो सोलार फोटोवोल्टाइक जो सेल्स होती है, उसको एटमॉस्फेयर और धूल से बचाने के लिए कांच की परत होती है। बेसिकली कांच होती है, टफेंड ग्लास होती है, जो करीब 3.2 मिलीमीटर साइज की होती है। तो ये टफेंड होती है, मतलब इसमें अगर ओला गिरेंगे तो ये टूटती नहीं है। हाँ, अगर कोई जानबूझ के हथौड़ा मार देंगे तो बिल्कुल क्रैक करेगी, लेकिन ऐसे रांची में सामान्य ओले से नहीं गिरती है। सामान्य कुछ इनफैक्ट जब ये इंस्टॉलेशन होता है, बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशन होती है, इनके ऊपर लोग आदमी खड़े होकर भी पैदल चल सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट लोड में ये वीक होते हैं क्योंकि कांच है। तो कोई पत्थर से फेंकेगा तो टूट जाएगा, लेकिन ओले की जो वृष्टि होती है उससे कोई समस्या नहीं होगी। और क्या कहते हैं कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके आधार पर इसका निर्माण किया गया है। बहुत सारी जानकारी मेरा साहब आपने दिया, सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, हम कैसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, एक आम व्यक्ति कैसे सूर्य की ऊर्जा से अपने को लाभान्वित कर सकता है, सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, आपने तमाम चीज़ों की जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। जोहार, नमस्ते, जय भारत।